अचानक उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता ने उसे जकड़ लिया और वह दौड़कर पास गया और देखा तो उसे एक घायल पेंगुइन मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के उस छोटे से जीव को एक तौलिए में लपेट लिया। यह देखकर कि वह अभी भी सांस नहीं ले पा रहा था, वह उसे जल्दी से घर ले आया। अंदर पहुंचकर उसने उस नन्हे पेंगुइन को ऐसी जगह रखा जहां सूरज की रोशनी पहुंच सके। फिर उसने फ्रिज से मछली की एक छोटी प्लेट निकाली और उसे एक एक करके मछली खिलाना शुरू किया। पेंगुइन के थोड़ा स्वस्थ होने के बाद जोआओ ने एक प्रकृति वृत्तचित्र में देखे गए निर्देशों का पालन किया। उसने एक बेसिन धोया, उसमें साफ पानी भरा और थोड़ा जैतून का तेल डाला। उसने पेंगुइन के कड़े गुच्छेदार पंखों को धीरे से गीला करके उन्हें मुलायम किया। फिर एक छोटे ब्रश से उसके शरीर पर चिपकी तेल की मोटी परतों को सावधानी से साफ किया। मानो जोआओ की दयालुता को महसूस कर रहा हो, पेंगुइन ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। वह बिल्कुल स्थिर रहा, जिससे वह गंदगी झाड़ सके। जैसे ही मुलायम बाल उसके छोटे से शरीर पर फिसले, उसने संतुष्टि भरी चहचहाहट की और अपनी नजर सामने बैठे बूढ़े आदमी पर गड़ा दी। उस पल अंटार्कटिका से आए इस छोटे से आवारा ने पहली बार किसी इंसान की गर्मजोशी और देखभाल का अनुभव किया। कुछ ही देर बाद जोआओ की पत्नी मारिया बाजार से घर लौट आई। जोआओ सोफे पर बेचैनी से बैठा था। उसे डर था कि कहीं उसे अचानक आए मेहमान का पता न चल जाए, लेकिन वहां पहले से ही निशान थे। फ्रिज पर तेल के धब्बे और सूखी मछली की एक प्लेट जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर भी मारिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब जोआओ को लगा कि शायद वह बच गया है, तभी बाथरूम से आवाज आई। ये महसूस करते हुए कि वह इसे और नहीं छिपा सकता, उसने दरवाजा खोला और वहां नन्हा पेंगुइन साफ दिखाई दे रहा था। यह कहकर जोआओ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि पेंगुइन तेल से लथपथ है और अगर वे उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह मर जाएगा। लेकिन मारिया उसके ठीक पीछे पीछे गई और जिद करने लगी कि छोटे पेंगुइन को चाहे जो भी हो, जाना ही होगा। जल्द ही वह टॉयलेट पेपर के एक रोल पर मोहित हो गया और अपनी चोंच से उसे खेल खेल में खींचने लगा। जोआओ ने मारिया से विनती की, सिर्फ एक हफ्ते का समय मांगा। पेंगुइन को ठीक करने के लिए काफी समय, फिर उसे समुद्र में वापस भेज दिया जाएगा। इससे पहले कि वह उसे समझा पाता, बाथरूम से एक जोरदार आवाज आई। जब दंपति ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उस जिज्ञासु नन्हे मेहमान ने उसे तहस नहस कर दिया था। सब देखकर मारिया बस निराशा में आहें भर सकी। वह चुपचाप चली गई। अब उसे अपने जिद्दी पति से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और बस पेंगुइन वहीं रुक गया। जोआओ ध्यान से उसके शरीर से तेल साफ करता रहा। इल्हा ग्रांडे का मौसम अप्रत्याशित था और जल्द ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। पेंगुइन को सर्दी लगने की चिंता में जोआओ ने अपनी पत्नी से उसे स्थिर रखने के लिए कहा, जबकि वह एक ऐसे कमरे में गया जो 20 सालों से नहीं बदला था। उसने अलमारी खोली और एक ऊनी टोपी निकाली, उसे काटकर पेंगुइन के लिए स्वेटर बनाने का इरादा रखते हुए। लेकिन जब मारिया ने देखा कि उसने वह ऊनी टोपी उठा ली है जो उनका बेटा पहना करता था, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी। लेकिन जोआओ एक पल के लिए झिझका, फिर भी आगे बढ़ा और कैंची से ऊनी टोपी काट दी। मारिया ने उसे नहीं रोका। मारिया ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शायद यही उसके पति के लिए आखिरकार साए से बाहर निकलने का सबसे सही मौका है। अपने आरामदायक नए कपड़े पहनकर पेंगुइन घर में खुशी से टहल रहा था। उसका मोटा सा शरीर हर कदम पर उछल रहा था। यह देखकर मारिया का दिल पिघल गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका छोटा बेटा लौट आया हो। अगले कुछ दिनों में जोआओ एक बदला हुआ इंसान लग रहा था। वह हर सुबह जल्दी उठकर पेंगुइन के लिए खाना बनाता था, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाता था। पेंगुइन की मौजूदगी ने उसके सुन्न हो चुके दिल में फिर से गर्माहट भर दी। लेकिन खुशी के पल हमेशा नहीं रहते। कुछ और दिनों की देखभाल के बाद जोआओ ने एक बार फिर मारिया से और समय देने की विनती की। आखिरकार उसने पेंगुइन को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। उसके पंख अब चिकने और चमकदार हो गए थे। हालांकि उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि पेंगुइन को समुद्र में वापस भेजने का समय आ गया है। अगले दिन वह पेंगुइन को नाव से समुद्र में ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बेतुके बेढंगे व्यवहार ने तुरंत पड़ोस की एक जिज्ञासु लड़की का ध्यान खींचा। जब उसे पता चला कि यह एक पेंगुइन है जिसे उसने सिर्फ टीवी पर ही देखा था, तो वह बेहद उत्साहित हो गई। वयस्कों की जटिल भावनाओं को समझने के लिए बहुत छोटी होने के कारण वह जोआओ के शांत और दूर रहने वाले स्वभाव से नहीं डरी। उसने अपनी घबराई हुई मां की पुकार अनसुनी कर दी और पेंगुइन का नाम पूछा, और बस यूं ही पेंगुइन को उसका नाम मिल गया। लेकिन नन्ही डिंडिम को अंदाजा नहीं था कि यह नाम आने वाले सालों में हजारों लोगों के दिलों को छू जाएगा। अब नन्हे पेंगुइन का एक नाम था, लेकिन इससे
जोआओ की अलविदा कहने की अनिच्छा और भी बढ़ गई। अब नन्हे पेंगुइन का एक नाम था, लेकिन इससे उससे जुदा होने का जोआओ का दुख और भी गहरा हो गया। फिर भी वह जानता था, इसलिए उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, मानो उसे आखिरी बार अपने दिल में उकेरने की कोशिश कर रहा हो और अनिच्छा से अपनी छोटी नाव खे रहा हो। वह किनारे से दूर एक छोटे से टापू पर पहुंचा और डिंडिम को धीरे से रेत पर रख दिया। अपनी आवाज में चिंता के साथ उसने धीरे से याद दिलाया, भटकना मत। फिर भारी मन से मुड़ गया और खुद को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। उसे आश्चर्य हुआ कि डिंडिम जोर से चहचहाया और उसके पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ आया, मानो वह भी नहीं चाहता था कि जोआओ जाए। जोआओ ने सोचा था कि यह उनकी आखिरी विदाई है, लेकिन अगली सुबह मारिया ने डिंडिम को उनके दरवाजे पर वापस पाया, खुशी से सीढ़ियां चढ़ते हुए मानो घर लौट रहा। वह लड़खड़ाता हुआ सीधा घर में घुसा और जोआओ के पास पहुंच गया। जोआओ दंग रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो बरसों से नहीं आई थी। फिर जोआओ ने फ्रिज खोला और डिंडिम को खिलाने के लिए कुछ मछलियां निकाली। उस नन्हे से बच्चे को एक एक करके इतनी खुशी से खाते देखकर वह एक गर्वित पिता की तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मारिया यह सब चुपचाप देखती रही। उस पल के बाद से जोआओ काफी खुश मिजाज हो गया। उसने उन पुराने दोस्तों का भी अभिवादन किया जिनसे उसने बरसों से बात नहीं की थी, और डिंडिम को साथ लेकर उनसे और मछलियां मांगने लगा, बिल्कुल एक लाडले बूढ़े पिता की तरह। कभी एकांत प्रिय जोआओ ने उत्साह से अपने पुराने दोस्तों को बताया कि उसकी और डिंडिम की मुलाकात कैसे हुई थी। उसकी हमेशा की खामोशी पूरी तरह से गायब हो गई। घर वापस आकर जोआओ ने डिंडिम के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसे हैरानी हुई जब पेंगुइन ने उसकी हथौड़े मारने की लय की नकल करते हुए अपनी छोटी छोटी चोंचें डिंग डिंग डोंग डोंग से बजाईं, मानो काम में शामिल हो रही। जैसे ही घोंसला बनकर तैयार हुआ, डिंडिम उत्सुकता से अंदर आया और अपना छोटा सा सिर घुमाकर जगह का निरीक्षण करने लगा, मानो कह रहा हो, ये अच्छा है, बस थोड़ा सा सादा है। फिर उसने अपने नए घर को सजाने के लिए छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी समय मछलियों की टोकरी लिए एक महिला वहां से हमेशा भूखा डिंडिम खुद को रोक नहीं पाया और खुशी खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ पेड़ों के बीच से होते हुए शहर की ओर चला गया। लेकिन जल्द ही वह उस महिला को नजरों से ओझल हो गया। फिर भी शहर की हर चीज डिंडिम को मोहित कर रही थी। किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह वह सड़क किनारे एक साइकिल से खेलने लगा। बदकिस्मती से उसने एक टायर में काट लिया और उसे तोड़ दिया। फिर घबराकर जल्दी से लड़खड़ाता हुआ चला गया। कुछ ही देर बाद कुछ मुर्गियों और बत्तखों ने उसका ध्यान भटका दिया, जिससे सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब उसका सामना एक मिलनसार पीले कुत्ते से हुआ तो डिंडिम ने लड़ाई शुरू करने से बेहतर समझा। वह भागा और जल्दी से घर वापस भाग गया, और इस तरह दिन शांति से, गर्मजोशी और शांत आनंद से भरे हुए बीतते गए। लेकिन एक दिन डिंडिम के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद जोआओ ने देखा कि वह छोटा पेंगुइन कहीं नहीं था। बस समुद्र तट पर पैरों के कुछ निशान रह गए थे, जो लहरों के साथ तेजी से मिटते जा रहे थे। जोआओ का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसे मिली सारी खुशी एक क्षणभंगुर सपने से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे यह नहीं पता था कि डिंडिम ने बस अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन किया था और प्रजनन काल के लिए अर्जेंटीना वापस तैर गया था। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर आया, पास के एक शोध दल ने उसे देख लिया। इंसानों से बेखौफ डिंडिम को आसानी से पिंजरे में डाल दिया गया। जांच के दौरान शोधकर्ता एड्रियाना ने देखा कि पेंगुइन कितना असामान्य रूप से शांत और सौम्य था। उसकी जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। उन्होंने भविष्य में निगरानी के लिए डिंडिम के फ्लिपर पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। जैसे ही प्रजनन काल शुरू हुआ, दूसरे पेंगुइन साथी ढूंढने और चूजों को पालने में व्यस्त हो गए। उसकी आंखें दुख और लालसा से भरी थीं। ब्राजील वापस आकर जोआओ भी उसी तरह विचारों में खोया हुआ था। अक्सर डिंडिम द्वारा छोड़े गए छोटे से घोंसले को देखता रहता था। एक दिन उसने फावड़े से उस घोंसले को गिराने का मन बना लिया। सौभाग्य से मारिया ने उसे समय रहते रोक लिया। अंत में उन्होंने घोंसले को कपड़े से ढकने का फैसला किया। 4 महीने पलक झपकते ही बीत गए। जब पेंगुइन कॉलोनी ने फिर से प्रवास शुरू किया तो डिंडिम उत्सुकता से समुद्र में गोता लगाने लगा और 8000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा। फिर एक दिन जोआओ ने कपड़े के नीचे से कुछ आते सुना। उसे लगा कि यह बस एक और भ्रम है। इस बार चमत्कार सच था। वह नन्हा साथी जिसके बारे में वह दिन रात सपने देखता था, उसके ठीक सामने था। डिंडिम में अब भी वही दोस्ताना आत्मविश्वास था। वह सीधे घर में ऐसे घुसा जैसे वह कभी गया ही न हो। जोआओ और मारिया बहुत खुश थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लेकिन मारिया ने जल्द ही डिंडिम के पंख पर एक लाल निशान देखा। एक संतोषजनक दावत के बाद
जोआओ उत्सुकता से डिंडिम को शहर में घुमाने ले गया। पेंगुइन की वापसी की खबर तेजी से फैल गई और पूरा शहर अचंभित था। सभी ने सुना था कि डिंडिम चला गया है और जोआओ तब से गुमसुम सा रहने लगा था। किसी ने भी पेंगुइन के सुरक्षित लौटने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही लोग डिंडिम की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा हुए, जोआओ के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही एक लड़की ने एक सवाल पूछा और बस जोआओ और डिंडिम का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। इसने शोधकर्ता एड्रियाना का ध्यान खींचा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वीडियो में दिख रहा पेंगुइन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने हजारों मील दूर से ट्रैक किया था। लेकिन एक पेंगुइन इतनी दूर कैसे जा सकता है? फिर भी वैज्ञानिक सटीकता के लिए एड्रियाना ने ब्राजील में अपने पत्रकार दोस्त को फोन किया और उसे पेंगुइन पर लगे टैग नंबर की जांच करने के लिए इल्हा ग्रांडे जाने को कहा। जोआओ को अंदाजा भी नहीं था कि वह और डिंडिम अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। वह अभी भी अपने पुराने दोस्त के साथ समुद्र में छप छप करने के साधारण आनंद का आनंद ले रहा था। एक दिन एक अनजान आदमी उनके दरवाजे पर आया। वह पाउलो था। पत्रकार एड्रियाना ने उसे भेजा था। जब जोआओ को पता चला कि वह डिंडिम के लिए यहाँ आया है, तो उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसका शरीर रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। लेकिन मारिया की शांत उपस्थिति और पाउलो के बार बार आश्वासन की बदौलत जोआओ ने आखिरकार डिंडिम के टैग पर लिखा नंबर बता दिया। फिर पाउलो ने पूछा कि क्या वह इस दिल को छू लेने वाली कहानी को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक टेलीविजन साक्षात्कार कर सकता है। जोआओ ने मना कर दिया। वह उनके शांतिपूर्ण जीवन में खलल नहीं डालेगा। पाउलो ने जिद नहीं की, लेकिन जाने से पहले उसने फिर भी अपने मन की बात बता दी। कुछ पल शांत मनन के बाद जोआओ ने आखिरकार इस प्यार और गर्मजोशी को उन लोगों के साथ बांटने का फैसला किया जिन्हें इसकी जरूरत है। उसने पाउलो को आवाज दी, लेकिन एक शर्त पर। जाने के बाद पाउलो ने एड्रियाना से संपर्क किया और उसे डिंडिम का टैग नंबर बताया। इसकी पुष्टि करने के बाद एड्रियाना दंग रह गई। डिंडिम वाकई वही असाधारण पेंगुइन था जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। पूरी टीम बेहद खुश थी। एड्रियाना हैरान भी थी और विस्मय से भी। उसने एक तस्वीर निकाली और धीरे से डिंडिम का अभिवादन किया। साक्षात्कार वाले दिन कभी शांत रहने वाला छोटा सा घर पहली बार लोगों से भर गया था। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी अंदर झांकने की कोशिश में दरवाजे पर जमा हो गए थे। जोआओ और मारिया पहली बार कैमरे के सामने बैठे और डिंडिम के साथ अपने रिश्ते की अविश्वसनीय कहानी साझा की। किसी को ठीक से पता नहीं था कि इतने समय तक दूर रहने के दौरान डिंडिम पर क्या गुजरी थी। यह साक्षात्कार तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। अर्जेंटीना के पैटागोनियन पठार से ब्राजील के इल्हा ग्रांडे पर अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए हर साल 8,000 किलोमीटर तैर कर आने वाले एक पेंगुइन की कहानी ने हर किसी के दिल को छू लिया। स्वाभाविक रूप से इसने शोध दल के वरिष्ठ सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सीधे एड्रियाना को फोन किया। धन के वादों के सामने एड्रियाना हिचकिचाई। जैसे ही दिसंबर चुपचाप गुजरा, डिंडिम एक बार फिर समुद्र की ओर बढ़ गया। ये देखकर जोआओ तुरंत समझ गया, अब फिर से अलविदा कहने का समय आ गया है। उसने और छोटे पेंगुइन ने एक दूसरे को लंबी भावपूर्ण नजरों से देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं, लेकिन डिंडिम फिर भी मुड़ा और धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गया। उसी समय एड्रियाना पहले से ही किनारे पर इंतजार कर रही थी। जब उसने डिंडिम को किनारे पर आते देखा तो उसका आंतरिक संघर्ष चरम पर पहुंच गया। उसके कुछ सहकर्मियों ने तर्क दिया कि डिंडिम को प्रयोगशाला में ले जाना कोई बुरी बात नहीं है। वहां और भी पेंगुइन होंगे और वह एक खुशहाल जिंदगी जी सकेगा। और अगर धन मिल जाए तो वे अपने उपकरणों को उन्नत कर सकते हैं और भविष्य में और भी पेंगुइनों की मदद कर सकते हैं। लेकिन एड्रियाना का मानना था कि इससे डिंडिम की आजादी छिन जाएगी और इंसानों के साथ उसका जो विश्वास और दोस्ती बनी थी वह टूट जाएगी। इसलिए उसने मना कर दिया। हालांकि जैसे जैसे प्रवास का मौसम फिर से नजदीक आया, उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ता गया। धन की कमी और अपने शोध के ठप्पे होने के कारण एड्रियाना आखिरकार मान गई। उन्होंने डिंडिम को एक पिंजरे में रखा और उसे केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भेजने की तैयारी की। इस बीच समुद्र के उस पार जोआओ डिंडिम का एक बार फिर घर में स्वागत करने के लिए उत्साहित होकर सब कुछ तैयार करने में व्यस्त था। पाउलो और उसकी मीडिया टीम भी इस भावुक पुनर्मिलन को कैद करने की उम्मीद में जल्दी पहुंच गई। यहां तक कि गांव के लोग भी आशा भरे दिलों के साथ समुद्र तट पर इकट्ठा हुए, इस खास पल का गवाह बनने के लिए तैयार। लेकिन जितना ज्यादा वे इंतजार करते गए, उतनी ही ज्यादा उत्सुकता शांत तनाव में बदलती गई। किसी को नहीं पता था कि डिंडिम क्या कर रहा होगा। परिवहन वाहन के अंदर एड्रियाना पिंजरे में बंद डिंडिम को घूर रही थी। उसका दिल अपराध बोध से दबा हुआ था। जैसे ही वे एक चेक पॉइंट से गुजरे, टीम का एक सदस्य दस्तावेज सौंपने के लिए बाहर आया। उसी क्षण डिंडिम पिंजरे से आजाद हो गया
और वाहन से छलांग लगा दी। एड्रियाना देखती रही और उसे रोका नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की मुस्कान फैल गई। जब तक टीम का सदस्य वापस लौटा, डिंडिम जा चुका था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि क्या हुआ था। यह एड्रियाना की पसंद थी। दोनों की नजरें मिलीं और वे मुस्कुराए, जानबूझकर, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। गाड़ी के चलते ही डिंडिम झाड़ियों से बाहर निकला और समुद्र की ओर लड़खड़ाते हुए चलने लगा। उसके कदम धीमे और भारी थे, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि कोई बहुत दूर इंतजार कर रहा है। आखिरकार किनारे पर पहुंचते ही डिंडिम का रास्ता एक खड़ी चट्टान से अवरुद्ध हो गया। उसने सावधानी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गया और वहीं निश्चल पड़ा रहा। गांव वापस आकर जोआओ और उसका परिवार सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन डिंडिम का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गांव वाले जाने लगे, जोआओ की चिंता बढ़ती गई। रात हो रही थी और डिंडिम अभी भी गायब था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह समुद्र तट की ओर दौड़ा, चिंतित आंखों से क्षितिज को निहार रहा था। किसी को पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन आखिरकार डिंडिम धीरे धीरे होश में आ गया। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा और शरीर में मची पीड़ा के बावजूद दृढ़ता से समुद्र में कूद पड़ा। उसके घाव गहरे थे, लेकिन उसे जोआओ से फिर से मिलने से कोई नहीं रोक सका। हर बार दर्द और कमजोरी के बावजूद वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। अगली सुबह चर्च लोगों से भरा हुआ था। सभी डिंडिम और जोआओ के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि नन्हा बच्चा सही सलामत लौट आएगा। कई दिनों की बेचैनी भरी प्रतीक्षा के बाद जोआओ जानता था कि वह अब और शांत नहीं बैठ सकता। मारिया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। तब भी उसके दिल में बहुत पहले की कोई बात घूम रही थी। अपने बेटे को खोने का दर्द दिल पर किसी तलवार की तरह चुभ रहा था। उसके शांत समर्थन से जोआओ ने अपना मन बना लिया। बाहर अंधेरे के बावजूद वह ऑस्कर को ढूंढने निकल पड़ा। ऑस्कर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत एक नाव तैयार करने का इंतजाम किया। रात के अंधेरे में जोआओ और उसके दोस्त विशाल महासागर में रवाना हुए। हर नाव जीवन की नाजुक डोर का पीछा करती एक टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह। मंद सुनहरी रोशनी में जोआओ बार बार डिंडिम का नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज लहरों में गूंज रही थी, क्योंकि वे सभी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पूरी रात की खोज के बाद भी डिंडिम का कोई पता नहीं चला। जोआओ की उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म होती जा रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुख देखकर ऑस्कर ने सुझाव दिया कि वे द्वीप के उस पार एक बार फिर देखें, और इस तरह वे भोर तक बहते रहे। शायद उगते सूरज ने जोआओ के दिल में नई उम्मीद जगाई। उस हल्की रोशनी में जोआओ ने अचानक दूर एक काली आकृति देखी। नाव के और करीब आने का इंतजार किए बिना वह सीधे बर्फीले पानी में कूद गया और उसकी ओर तैरने लगा। वह डिंडिम था। उस क्षण जोआओ की सारी संचित शक्ति मानो उसके शरीर से निकल गई। डिंडिम को ऑस्कर को सौंपने के बाद वह पूरी तरह से निढाल हो गया था। अंततः अपने साथियों की मदद से ही जोआओ नाव पर वापस चढ़ने में कामयाब हो पाया, लेकिन डिंडिम पूरी तरह से निश्चल था। जोआओ ने छोटे पेंगुइन को अपनी छाती से कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों में दुख एक मौन स्वीकारोक्ति की तरह था, अपराध का, दुख का, क्षमा की भीख मांगते पिता का। वह केवल प्रार्थना कर सकता था, क्योंकि अचानक डिंडिम की बंद आंखें फड़कने लगीं। सभी ने एक साथ सांस छोड़ी। छोटा पेंगुइन वापस आ गया था। जोआओ के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। उस क्षण उसके दिल में गांठ, वह क्षति जो उसने इतने लंबे समय से झेली थी, दबा दी। लंबे समय से चली आ रही उलझनें आखिरकार सुलझने लगीं। उसने अतीत को भुला दिया और शांति पाई। उसके बाद के दिन फिर से हंसी से भर गए और घर फिर से जीवन से भर गया। 6 महीने बाद एक स्वस्थ, जीवंत डिंडिम अर्जेंटीना वापस जाने के लिए निकल पड़ा। हमेशा की तरह समुद्र में गायब होने से पहले उसने जोआओ की ओर मुड़कर देखा। यह ब्राजील की एक सच्ची कहानी है। असल जिंदगी में जोआओ और डिंडिम की मुलाकात 2011 में हुई थी, लेकिन 2018 के बाद डिंडिम कभी वापस नहीं लौटा। शोधकर्ताओं का मानना है कि पेंगुइन को शायद एक जीवन भर का साथी मिल गया होगा और उसने परिवार पालने की जिम्मेदारी ले ली होगी, जोआओ के साथ उसके असाधारण बंधन को विराम देते हुए।